हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स जो करंट अफेयर्स के हैं वो सब ये वीडियो देख रहे हैं। तो यूपीएससी सीएसई 2026 यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 हुआ है। और वो कब हुआ? 24 मई को। और ख़तरनाक क्वेश्चंस पूछे गए। और एक और ख़ास बात, इतिहास में पहली बार क्या हुआ है कि 100 क्वेश्चंस में से 40 से ज़्यादा प्रश्न वो करेंट अफेयर्स से ही थे। मतलब इतिहास रच दिया गया है, इतिहास में पहली बार हुआ है। तो कई सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं कि क्या क्वेश्चंस थे, उसके क्या आंसर होंगे, और मतलब चौंकाने वाले क्या क्या प्रश्न थे, और भविष्य की तैयारी कैसे करें, ये सब आपको समझ में आएगा। ठीक है। और जो मैंने पढ़ाया था उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन टकराए हैं, उसकी क्लिपिंग भी मैंने यहाँ पर लगा दी है सबूत के तौर पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले जहाज़ों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज डल जमरुमद मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना पड़ता है? ऑप्शन क्या है? बहरीन, सीरिया, कतर और मिस्र। तो ये मैप के जरिए मैंने बताया था जब ये युद्ध चल रहा था ना ईरान वाला, उसी के दौरान। ये देखिए इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो बहरीन कहाँ पर है? ये वाला लोकेशन पे है। ये वाला जो है ना वो कतर है, इधर सीरिया है और इधर इजिप्ट है। तो सीरिया और इजिप्ट को हिंद महासागर में आने के लिए तो रेड सी से आना होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्या है, बहरीन और कतर को आने के लिए हिंद महासागर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना पड़ता है। तो क्या होगा? बहरीन सही होगा और कतर सही हो जाएगा। यानी 1 और 3 जो है ना वो सही है, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ये मैप के जरिए, और मैं करंट अफेयर्स के तमाम वीडियोस में और संडे को अब स्पेशल भी आ रहा है वीडियो, तो उसमें ये सब चीज़ें मैपिंग वगैरह सब कुछ बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और माधव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही के बारे में पूछा जा रहा है। और क्या है कथन कि इसे वर्ष 2025 में भारत का बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, 58th टाइगर रिजर्व था और ये न्यूज़ चल रहा है। ओके। दूसरा है कथन, साक्य सागर जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, इसे राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, मतलब ये वहीं पर है। इसमें आप देखिए कि ये प्रश्न वही चल रहा है और इसमें मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। तीसरा क्या है, इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में साझा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल क्या है ना, ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है या टाइगर रिजर्व है, ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है। तो ये वाला आंसर गलत है। तो 1 और 2 जो है ना वो सही है। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है ये सही पाया जाएगा। क्लियर होगी बात? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, ताई अहोम राज्य द्वारा निर्मित और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित मोईदाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और मोईदाम के बारे में पूरा डिटेल में ये बता रहा हूं मैं। असम में स्थित है ये। ठीक है, मैप के जरिए, फोटो के जरिए, एनिमेशन के जरिए, सब कुछ के जरिए। ऑप्शन क्या है? वे सैन्य दुर्ग के रूप में काम करते थे। बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअल में बात यह है कि वो समाधि स्थल था। ठीक है, तो समाधि स्थल वाला ये सही होगा। ये बाकी सब जो है ना, जैसे ये मनोरंजन केंद्र थे, ये गलत है। वे राजवंशियों अभिजात वर्गों के युद्धाभ्यास केंद्र थे, नहीं, गलत बात है, समाधि स्थल है। तो केवल 3 जो है ना वो सही है, केवल 3। ये सी वाला जो है ना वो सही आंसर कहलाएगा इसमें। और ये देखिए आप पूरा का पूरा एक एक चीज बताया जा रहा है यहाँ पर। क्लियर होगी बात? ये जो जिस तरीके से जो टीले टाइप के हैं चराई देव मैदान, तो वहीं पर उसके बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या है यहाँ पर? प्रश्न यहाँ पर है कि फ्रांस में जून 2025 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूएनओसी के संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ ने समुद्री और महासागरीय मुद्दों, विशेष रूप से समुद्रशील आजीविका और ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन हेतु संधारणीय मत्स्य पालन और जल कृषि पर सशक्त विचार व्यक्त किए। ये थोड़ा बहुत कठिन जो है ना वो ये हिंदी हो गया, तो इसको आप ढंग से भी समझ सकते हैं। इसमें क्या है, दिया गया है कि खाद्य और कृषि संगठन ये एफएओ उसके द्वारा ब्लू फॉर्मेशन के लिए प्रस्तावित बेहतर 4 जो 4 बेटर है उसके बारे में निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा कथन सही है?
ठीक है, तो इसमें क्या होगा आप देखेंगे। इसमें बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर महासागर, नहीं, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन, इसके बारे में ये वाला जो है ना वो इसमें सही बात ये है। बाकी जो है ना वो बेहतर प्रबाल भित्ति, बेहतर ज्वार नदमुख वगैरह वगैरह ये गलत है। इसमें आंसर सही होगा ये बी वाला। और इसके बारे में ये तीसरा जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो फ्रांस और कोस्टारिका उसके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था, उसके बारे में ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, क्लियर होगी बात। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एलएलएम के बारे में सवाल है। नहीं, एलएलएम मशीन लर्निंग से संबंधित, लार्ज लैंग्वेज वाले। तो क्या है कि मशीन लर्निंग में प्रयुक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और देखिए एलएलएम के बारे में ना मैं पूरा कायदे से समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। एलएलएम पर एक क्वेश्चन आया था, उसी के सिलसिले में मैं बहुत डिटेल में एलएलएम को ही समझा रहा हूँ। इसमें क्या ऑप्शन है आप देखिए। एलएलएम निकटस्थ संभावित शब्दों के लिए प्रायिकताएं निर्दिष्ट करता है और तत्पश्चात सर्वोच्च प्रायिकता वाले शब्द को चुनता है। ठीक है, तो ये सही है। दरअसल एलएलएम जो है ना अगले संभावित शब्द, नेक्स्ट टोकन, यहाँ पर टोकन की बात हो रही है, तो उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस सब को निर्धारित करता है और फिर संभावना वाले जो टोकन है उसको चयनित करता है। दूसरा क्या है, एलएलएम जो है ना पूर्वानुमान संबंधित त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए गणितीय इष्टतमीकीय माध्यम से डेटा का संसाधन करता है, प्रोसेस करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है ना वो सब इसके अलावा उन सब चीज़ों को देखते हुए ये काम करता है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। तीसरा क्या है, एलएलएम निष्पक्ष निर्गम यानी अनबाइस्ड आउटपुट उत्पन्न करते हैं। तो अनबाइस्ड जो है ना वो नहीं कह सकते हैं, हमेशा अनबाइस्ड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि उसमें जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रशिक्षक है यानी जो डेटा उसको दिया जा रहा है, अगर वो गलत डेटा है और अगर ट्रेनर जो है ना उसको वो गलत आपको सिखा रहा है उसको, तो फिर वो जवाब गलत भी दे सकता है। एलएलएम में यानी मशीन लर्निंग, यहाँ पर क्या है, जैसे चैट जीपीटी है ना, वो सब क्या है, मशीन एलएलएम के जरिए है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसी के जरिए है। इसके अलावा डीप सीक है, ये सब चीज़ें, इसी सब मैं बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आया तो क्या होगा, कथन 1 और कथन 2 ये दोनों जो ना वो सही है, तो ये बी वाला सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर होगी बात। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात क्या हो रही है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये देखिए, मैं जब अमेरिका का जो फाइटर जेट गिराया गया था ना ईरान के द्वारा, उस समय मैं स्टेल्थ के बारे में पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि उसके जो विमान गिराए गए, फाइटर जेट गिराया गया, ये चौंकाने वाली बात थी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शंस देखिए, कथन क्या है, स्टेल्थ वस्तुओं यानी ऑब्जेक्ट में अति लघु रडार क्रॉस सेक्शन होता है और उन्हें रडार अवशोषक पदार्थ से विलेपित किया जाता है। तो बिल्कुल इसी में मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि उसमें ऐसी कोटिंग होती है जिससे रडार के जो भेजे गए जो रेडियो वेव्स हैं उन सबको पहचानता है और उसको समाहित कर लेता है। ठीक है, और समाहित के साथ साथ एक और काम करता है, वो दूसरी ओर ट्रांसफर भी कर सकता है। तो ये है, सही बात हो गई। दूसरा क्या है, विशिष्ट आवृत्तियों का प्रयोग करके स्टेल्थ वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे लो फ्रिक्वेंसी रडार वगैरह का यूज़ करके स्टेल्थ ऑब्जेक्ट का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ करके पता लगाया गया था जो अमेरिका का फाइटर जेट है उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, तीसरा क्या है, ऑप्शन F-35 जो मारा गया था उसके बारे में। यहाँ स्टेल्थ वस्तुओं यानी ऑब्जेक्ट को मेटा पदार्थ में विलोपित किया जाता है ताकि विद्युत चुंबकीय जो प्रकीर्णन है उसमें वृद्धि की जा सके। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेटा मटेरियल का उपयोग करके जो विद्युत चुंबकीय जो ना वो प्रकीर्णन यानी जो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, टकरा कर निकलता है, उसको कम करने के लिए किया जाता है, बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है,
मतलब कि जो आवृत्ति आ रही है उसको जो है ना सोख लिया जाए या फिर बहुत कम किया जाए, रिटर्निंग भी बहुत कम हो, ऐसा ही होता है। तो इसलिए ये स्टेल्थ कहलाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ये तो गलत हो गया। 1 और 2 जो है ना वो सही आंसर होगा। तो ये सी, यानी केवल एक और केवल 1 और 2, ये जो है ना वो सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये सब देख रहे हैं किस तरीके से डिटेल बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आधुनिक विमानों में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक बॉक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ब्लैक बॉक्स की चर्चा 2 बार हुई है पिछले दिनों में। कब कब हुई है ये चर्चाएं? तो आपको एक तो चर्चा हुई है जब ये अभी जो विमान गिरा था ना अहमदाबाद में, इंडियन एयरलाइंस का, उस समय ब्लैक बॉक्स की बहुत चर्चा हुई थी और मैंने चर्चा की थी। उससे पहले सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई थी ना, जो CDS बिपिन रावत, उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उस दौरान बहुत चर्चा हुई थी। ठीक है, तो दोनों के समय ये चर्चा हुई थी, दोनों के समय मैंने जम के इसके बारे में बढ़िया से आपको बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, कथन क्या है? उसमें लाल प्रकाश स्पंदन उत्सर्जित करने वाला एक बीकन होता है ताकि उसकी अंतर्जलीय यानी पानी के अंदर अगर है तो खोजा जा सके। मूलतः ये एक प्रश्न है। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। कोई भी रेड कलर का लाइट ब्लिंक करने वाला कोई इक्विपमेंट उसमें होता नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, वे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर फ्लाइट डेटा दोनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ठीक है, तो और कॉकपिट वॉइस वो भी रिकॉर्ड करते हैं। इसी से पता चलता है, तभी तो पता चलता है इंडियन एयरलाइंस वाले जो विमान के पायलट की बातचीत, जो क्या हुआ था अचानक से उन लोगों में हड़कंप मच गया था। ठीक है, क्रैश करने से पहले वो, तो ये वाला सही होगा, ये गलत है पहला वाला। उसकी मेमोरी यूनिट के निर्माण में या तो जंगरोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील का या टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गया, सही हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें आंसर सही 2 और 3 जो है ना वो सही है। अब 2 और 3 कहां पर है? ये वाला बी। ठीक है, ये वाला सही आंसर हो गया और ये मैं बता रहा था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और ये देखिए, जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना, उसके तहत जो ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की आधारशिला रखी गई थी, तब मैंने काफ़ी डिटेल में ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, उसके इफेक्ट, वो कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आगे आपको और भी दिखाई देगा इसमें प्रोसेस। ये देखिए, ये प्रोसेस है कि कैसे कैसे ये बनाया जाता है बिजली के इस्तेमाल से। तो क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन कथन क्या है? यह कार्बनीकृत यानी कार्बनीकृत हाइड्रोजन है जो कि प्राकृतिक गैस के पुनर्उत्पादन द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें कार्बन अभिग्रहण और संचयन भी सम्मिलित है। एक्चुअल में ना ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की तकनीक क्या होती है? एक तो पानी को इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए उसको एक तरह से तोड़ा जाता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जो बिजली का इस्तेमाल किया जाता है वो सोलर या फिर विंड या मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होना ही नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, मतलब कोई भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम करेंगे ही नहीं यहाँ पर। ओके, तो ये बात हो गई, ये तो गलत हो गया। ठीक है, पुनर्उत्पादन मतलब हाइड्रोजन प्राकृतिक नेचुरल गैस से हम थोड़ी निकाल रहे हैं हाइड्रोजन को, ये तो हम पानी के जरिए निकाल रहे हैं। दूसरा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा से जनित विद्युत का उपयोग करके जल विद्युत अपघटन के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, मैंने जो अभी बताया ना इलेक्ट्रोलाइजर्स, उसका इस्तेमाल करके ये प्रोसेस पूरा हो रहा है। तो ये जो है ना वो सही होगा। तीसरा क्या है ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जो मिशन की बात हो रही है यहाँ पर देख लीजिए। तो लक्ष्य जो है ना 2030 तक वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी लाना है। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो इसमें 2 और 3 जो है ना वो सही हो गया। अब 2 और 3 कहाँ पर है? ये बी वाले में है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया इस तरीके से।
तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप ना कि सिंपल भी है और कठिन भी है। अभी और भी आगे आएगा जो और कठिन होता चला जाएगा प्रश्न। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी संस्थाओं की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है क्या, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस। ठीक है, ये एक स्वायत्त अभिकरण है, स्वायत्त संस्था है कहिए, जिसकी स्थापना निजी संस्थाओं की भागीदारी को बेहतर करने में की गई है। तो बिल्कुल सही बात है ये। एक्चुअल में जो पिछले दिनों आप जो भी देखेंगे ना, इसरो जो है ना, जो भी जितने भी सैटेलाइट भेजता है भारत सरकार के अलावा, जितने भी प्राइवेट जो सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे यही देख लीजिए ना, जो PSLV के जरिए भेजा गया था और कई सारे जो सैटेलाइट थे वो अंतरिक्ष में खो गए थे। तो वो सब कैसे करता है इसरो, ये खुद नहीं करता है। इसके लिए ये जो इन स्पेस कंपनी है ना, वो ऑर्डर लेके आता है और इन स्पेस कंपनी ही ऑर्डर लेकर और एक तरह से किराया चुकाता है। मतलब वहाँ से ऑर्डर लिया, पैसे लिए और इसरो को दिया और फिर इसरो लॉन्च करता है। ठीक है, तो ये काम होता है इन स्पेस। बिल्कुल सही है आंसर। ओके, अब अगला क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व में पहली बार 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन उपयोग करके उड़ान का प्रक्षेपण किया है। बिल्कुल सही बात है, ये अग्निकुलम के ही, ये देखिए ये वाला जो है ना क्वेश्चन में, उस दौरान ही जब ये 3D प्रिंटेड रॉकेट की बात आई थी, रॉकेट इंजन की बात आई थी, उसी दौरान मैं ये बता रहा हूँ अग्निकुलम के बारे में। ठीक है, और उनके फाउंडर वगैरह उन सब के बारे में, उनकी जो वो जो काम कर रहे हैं उस सब के बारे में बता रहा हूँ। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके सामने, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या कहेंगे हम, स्काई रूट एरोस्पेस ने GSLV के लिए तरल ईंधन लिक्विड फ्यूल विकसित किया है। नहीं नहीं, स्काई रूट तो खुद ही रॉकेट बना रहा है और रॉकेट जो ना उसने अभी हाल ही में लॉन्च भी किया है। एक दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट था वो खास तरह का, जो मौसम और इसके अलावा निगरानी इन सब के लिए वो काम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड फ्यूल की बात नहीं हो रही है, मतलब ये गलत आंसर हो जाएगा। ये भी रॉकेट में ही काम है। आंसर क्या होगा, 1 और 2 जो ना वो दोनों सही होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, केवल 1 और 2, ये जो C वाला जो ना वो सही आंसर होगा। देखिए यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ। एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता है आपकी एक एक चीज़ समझें। करीब 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास का वक्त मिलता है एक प्रश्न के लिए। ठीक है, चूंकि यहाँ समझाना है इसलिए थोड़ा आपको टाइम बता रहा हूँ, लगा रहा हूँ। ओके, ये भी हो गया। सीधे डिटो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब क्या है प्रश्न कि जीनोम इंडिया के बारे में है, परियोजना के बारे में। जीनोम इंडिया परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर ये सही बताना है इसमें से। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, ये मानव जीनोम परियोजना का एक भाग है। एक्चुअल में ये जो मानव जीनोम परियोजना है ना वो वैश्विक है, ग्लोबल है, तो उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक रिसर्च थी जो 1990 से 2003 के बीच में चली थी, जबकि जो जीनोम इंडिया परियोजना है पूरी तरह से भारत का अपना है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये होगा, ये कथन जो है ना वो गलत कह देंगे हम। ठीक है, समझ रहे हैं बात। मानव जीनोम परियोजना वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय वाला है। ठीक है, इसलिए हम इसको गलत कहेंगे। दूसरा क्या ऑप्शन है सामने में, यह परियोजना भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। तो हाँ, ये मतलब फाइनेंस तो हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा पूरी तरीके से, और समर्थन भी मिला है इसको, तो ये हम सही कह सकते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता की सूची को तैयार करना है। तो ये भी सही बात है कि जो हमारी अनूठी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसकी पूरी ग्रिड तैयार करना, उसी के तहत आप देखिए कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जनजातीय केंद्रित जीनोम सीक्वेंसिंग का काम, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में ये सब काम किया गया था, और ये जीनोम इंडिया मिशन के तहत ही। जैसे इसमें गुजरात ने किया था, उस वक्त भी काफ़ी डिटेल में मैंने इसके बारे में डिटेल जिक्र किया था, बताया था। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। और अगला क्या है ऑप्शन, कथन 3 क्या है इसका मुख्य,
हाँ, विविधता तैयार करना ये हो गया। तो 2 और 3 जो है ना वो सही हो गया। तो 2 और 3 कहाँ पर है? बी वाला जो है ना वो 2 और 3 ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देख लिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी हो यानी आईएएस पीसीएस हो, मतलब आईएएस का हो या फिर पीसीएस स्टेट पीसीएस, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, आरपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, तो इन सब के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए एडवांस करंट अफेयर्स प्रोग्राम है शार्प लर्निंग ऐप पर, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। और स्पेशल क्लासेस होती हैं। ओके, और इसमें क्या होगा, मतलब ये नया बैच लॉन्च किया गया है, इससे पहले भी बैच चल रहे थे, अब ये नया बैच है। और इसके तहत बिल्कुल यूपीएससी में और बीपीएससी या फिर पीसीएस में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह से आपके टेस्ट भी कराए जाते हैं करंट अफेयर्स के खास तौर पे, और पूरी तैयारी साथ में फुल डिटेल वगैरह, टेस्ट, वीडियो, पीडीएफ भी अलग तरीके का इन डेप्थ कंटेंट होता है इसमें। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं आप। और प्राइसेस हैं इसके करीब 1,000 रुपये के आसपास छूट के साथ ये मिल रहा है। 1 साल तक आपकी वैलिडिटी होगी। पिछले 2 सालों का कंटेंट भी आपको मिलेगा, टेस्ट भी देने को मिलेगा, मतलब तैयारी शानदार ढंग से कर सकते हैं। और आपने देखा ना कि किस तरीके से पिछले 2-2.5 साल के क्वेश्चन आए हैं, तो हम 2-2.5 साल के भी प्रश्न आपको देंगे, पूरा कंटेंट देंगे अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो। और ये सब आपको मिलेगा शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप आपको गूगल प्ले पर मिल जाएगा, या फिर सन्मय प्रकाश में सर्च करेंगे ना गूगल प्ले पर, तो शार्प लर्निंग ऐप आ जाएगा और उसको डाउनलोड करके लॉगिन करके आप ये ज्वाइन कर सकते हैं बैच। करंट अफेयर्स स्पेशल बैच है और ख़ासतौर पर आईएसपीसीएस जो एग्जामिनेशन है उसके लिए स्पेशलाइज्ड है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और ये है प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन यानी नेशनल क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ये देखिए यहाँ पर नेशनल क्वांटम मिशन, उसके बारे में काफ़ी इन डेप्थ में ये बताया जा रहा है, प्रश्न के जरिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप एक कथन एक देखते हैं। इसका उद्देश्य 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटिंग विकसित करना है। तो ये सही है एक्चुअल में। ये जो क्वांटम मिशन है इसका प्रमुख उद्देश्य जो है ना 8 वर्षों में यानी 2023-24 से लेकर 30-31 तक 50 से 1000 जो फिजिकल क्यूबिट्स है उसके क्षमता वाले इंटरमीडिएट स्केल के क्वांटम कंप्यूटर वो विकसित करना है। और ये कंप्यूटर सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक जैसे जो तमाम तकनीक है विभिन्न उस पर आधारित होंगे। तो ये जो है ना वो सही होगा, इसके बारे में मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगला क्या है कथन कि इसके कार्यान्वयन के अंतर्गत संपूर्ण भारत के शैक्षणिक और राष्ट्रीय रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इंस्टीट्यूट है उसमें 4 विषयगत थीमेटिक केंद्र यानी टी हब्स उसकी स्थापना सम्मिलित है। तो ये बिल्कुल ये बात सही है। और इसमें मैं यहाँ पर बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ये हाँ, यहाँ पर देखिएगा आप। ठीक है, क्या है कैसे होगा, 4 जो वर्टिकल्स हैं वो क्या क्या हैं ये सब डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है ना इन डेप्थ में जाकर जो बताया गया और वो सब क्वेश्चंस जो है ना सही में चीज़ें सामने आई हैं। क्वांटम कंप्यूटर 4 जो वर्टिकल्स हैं ना इसके जो हैं जिसके बारे में ये जिक्र किया जा रहा है, 4 विषयगत थीमेटिक वो ये सब हैं। ओके, तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका 1 और 2 दोनों ये सही होगा, यानी सी वाला जो है ना वो सही आंसर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, डीप भारत के डीप ओशन मिशन इन सब से रिलेटेड ये प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो डीप ओशन मिशन यानी DOM और इसके बारे में ये पूरा डिटेल चल रहा है। ठीक है, मत्स्यान 6000 उसके बारे में मतलब कई बार हमने पढ़ाया था। एक बार तो जो विदेश में प्रयोग के तौर पर जो भेजा गया था वो, और मत्स्यान जब प्लान हुआ था उस समय भी, उसके बाद भी। तो ये देखिए क्वेश्चन, इससे भारत सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है ना वो इसको आरंभ किया गया। एक्चुअल में ये गलत बात है।
ठीक है, ये एक्चुअल में ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी भारत सरकार को जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके द्वारा जून 2021 में शुरू किया गया था। भारत की जो ब्लू इकॉनमी है उसकी जो नीति है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन जो है ना वो गलत हो गया। ठीक है, अर्थ साइंसेज का है, एक्चुअल में ये गलत लिखा हुआ है। अगला है क्या कथन, गहरे समुद्र की खोज है तो 3 लोगों को ले जाने वाले मत्स्य 6000 को डिजाइन किया गया। बिल्कुल, ये मत्स्य 6000 है, ये जो पूरा देख रहे हैं इसका ट्रायल वगैरह भी चल रहा है, ये देखिए आप। ठीक है, तो ये हो गया सही। और तीसरा क्या है, तीसरा आप देख रहे हैं सामने में, तीसरा क्या है क्वेश्चन, कथन, इस मिशन के अंतर्गत समुद्रयान एक परियोजना है। इस मिशन के अंतर्गत समुद्रयान एक परियोजना है। हाँ बिल्कुल ये है। ठीक है, समुद्रयान इसी को डीप ओशन मिशन, उसी के अंतर्गत मानव युक्त जो है ना वो महासागर मिशन प्रोजेक्ट जो है ना वो है मत्स्ययान, मत्स्य 6000। ठीक है, तो ये है एक इंपॉर्टेंट बात। ओके, तो इसमें क्या होगा आंसर, 2 और 3, 2 और 3 कहां पर लिखा हुआ है, ये बी वाला, बी जो है ना वो सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है यहां पर देखिए आप, भारत के मिशन सुदर्शन चक्र। अब मिशन सुदर्शन चक्र की कब चर्चा हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इसका, लाल किले की प्राचीर से इसके बारे में ऐलान किया था और ये देख रहे हैं। ठीक है, 79th जो इंडिपेंडेंस डे था उस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात है। तो इसके कथन क्या है, इसका उद्देश्य भारत की वायु रक्षा, बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा और हवाई आक्रमण क्षमताओं में वृद्धि करना है। ठीक है, तो इस क्या होगा, ये बिल्कुल सही बात है। कथन एक बिल्कुल सही होगा। हमारा जो डिफेंस है, ठीक है, वायु रक्षा है यानी एयर डिफेंस हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा हो गया और हवाई जो आक्रमण हम हमला करते हैं उसको बिल्कुल मजबूत कर देना है। दूसरा क्या ऑप्शन है आपके सामने, दूसरा ऑप्शन है क्या है कि इस मिशन को त्वरित, सटीक और शक्तिशाली रक्षा डिफेंस प्रतिक्रिया यानी वायु रक्षा कहिए उसको वृद्धि करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सशक्त बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीज़ों को, हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन स्वार्म, तो इन सब को मतलब कई चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि ये जो कई सारे खतरे हैं ना, चाहे वो ड्रोन के खतरे हों, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल के खतरे हों, उन सब से हम तुरंत बचाव कर लें। और डीआरडीओ जो है ना वो इसके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो ये है। अभी क्या है, हमें अपने डिफेंस के लिए S-400 लेना पड़ रहा है, कहाँ से, रशिया से। कुछ मिसाइलें लेनी पड़ रही हैं हमें, कहाँ से, इजराइल से लेना पड़ रहा है। ठीक है, हमारे पास कई सारे डिफेंस के सिस्टम हैं, एयर डिफेंस, लेकिन फिर भी हमें निर्भर होना पड़ रहा है विदेशों से। तो ये सही होगा कि हम रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं। तीसरा क्या है, इस मिशन के उद्देश्य में से एक है वर्ष 2035 तक भारत के सभी सार्वजनिक स्थलों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच के रूप में करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन में ही ये दिख रहा है आपको, 2035 तक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने, तो ये भी सही होगा। मतलब लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस किस तरह से टकराए गए हैं यूपीएससी में। तो इसमें क्या होगा, 2 और 3 जो है ना वो सही आंसर कहलाएगा। और 2 और 3 क्या है इसमें, ठीक है, तो ये 2 और 3 नहीं, 1 भी है ना, हाँ 1, ये हम बेहतर करेंगे। 2 और 3, 1 2 3 यानी ए जो है ना वो सही आंसर यहां पर होगा। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर देखिए, बीएनएसएस की बात हो रही है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और उस समय एक एक डिटेल में मैं ये बता रहा हूँ इस संहिता के बारे में। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा था ये वाला, लेकिन कुछ कट करके हमने यहाँ पर चीज़ें दी हैं। अब जैसे आगे देखेंगे ना वो ये वाली बात है, 0 एफआईआर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्या है कथन कि 0 एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, भले ही संज्ञेय असंज्ञेय अपराध के लिए किए जाने वाले स्थान उस पुलिस स्टेशन की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर हो। तो बिल्कुल सही बात है ये एक्चुअल में।
BNSS 2023 है ना, उसकी धारा है 173, उसके तहत जीरो एफआईआर की वैधानिक मान्यता दी गई है। और इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी संज्ञेय अपराध है उसकी शिकायत दर्ज करा सकता है, भले ही वो अपराध उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के बाहर हुआ हो। ठीक है, मुंबई में घटना हुई, आ गए दिल्ली में, तो आप करवा सकते हैं जीरो एफआईआर। उसका कोई नंबर नहीं होता है इसलिए जीरो कहा जाता है और तुरंत इसको संबंधित पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये इसमें संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एफआईआर जो है ना, जीरो एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय मामले में ही होता है। ठीक है, तो ये फिर भी इसको हम सही कह सकते हैं। ठीक है, एक वाला है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि किसी पुलिस स्टेशन जहां पर जीरो एफआईआर दर्ज की गई वहां के प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्राथमिक अन्वेषण यानी जांच आरंभ कर सकते हैं। नहीं, इनका काम क्या है, जो बाहर के पुलिस स्टेशन है क्षेत्राधिकार से बाहर वाले, कि उनको है केवल रिपोर्ट दर्ज कर लेना और जीरो एफआईआर कर देना और उसको भेज देना संबंधित थाने को। ठीक है, वो जांच नहीं करेगा, सीधी बात इसमें लिखी हुई है इसमें। ठीक है, ये सब बात है, ऑनलाइन एफआईआर वगैरह सबकी बात है इसमें। अगला है क्या? जीरो एफआईआर के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वो सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे। ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है कि वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही दे, वो मौखिक भी दी जा सकती है, लिखित भी दिया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक भी दिया जा सकता है, मतलब तीनों के तौर पर हो सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से EFIR का भी विकल्प इसमें रखा गया है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि EFIR ही होगा या फिर यानी इलेक्ट्रॉनिक ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, तो इसमें क्या ऑप्शन बचता है? एक। ठीक है ना, तो केवल एक, ये सी वाला जो है ना वो सही आंसर यहाँ पर होगा और यहाँ पर इसके बारे में पूरा जिक्र दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आप लोग देख लीजिए, रट जाइए एक तरह से। ओके, और अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है। AI इम्पैक्ट समिट को लेकर ये प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें कहा गया है कि इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन, और इसमें पूरे डिटेल में बताया गया है इस वीडियो में। ठीक है, शिखर सम्मेलन का बौद्धिक ढांचा फ्रेमवर्क 3 बुनियादी सूत्रों यानी जन, आयोजना और प्रगति पर आधारित था। देखिए एक्चुअल में क्या ना, 3 तो बुनियादी थे आधार, लेकिन वो एक्चुअल में ये नहीं थे। ठीक है, जो ये AI इम्पैक्ट समिट था उसका जो रखा गया था वो क्या था, उसमें जो 3 थे वो थे पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, इस पर आज किया गया था। ठीक है, तो ये एक्चुअल में नहीं होगा, प्लेनेट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, शिखर सम्मेलन की प्रस्तावना में AI संसाधनों के लोकतांत्रिकरण पर बल दिया गया था, जो राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हुए स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक नवाचार यानी इनोवेशन का समर्थन करने और लचीले AI के जो इकोसिस्टम हो उसके तंत्र को मजबूत करने के लिए एक बाध्यकारी ढांचे के रूप में AI लोकतांत्रिक प्रसार के लिए चार्टर का स्वीकार करती है। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि बाइंडिंग फ्रेमवर्क यानी बाध्यकारी जो ढांचा है ना वो गलत है। ठीक है, दरअसल क्या हुआ कि एक दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था और उसमें पूरी तरीके से स्वैच्छिक सहयोग यानी वॉलंटियरली ये फ्रेमवर्क था कोलैबोरेशन का, ये कोई बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भी गलत कहेंगे, ये दूसरा वाला भी। ठीक है, तीसरा क्या है, AI प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा का प्रतिपाद 7 चक्रों पर आधारित था। बिल्कुल सही बात है, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुंच, विज्ञान के लिए AI और सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI सम्मिलित है। ये जो है ना वो सही होगा। एक्चुअल में 7 जो है ना वो चीज़ें थी। ठीक है, वो तो तय किया गया था और उसमें कई सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। ठीक है, तो और इसके अलावा 4 और मतलब विषयगत चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें केवल 3 होगा, ये D वाला जो है ना वो सही आंसर इसमें होगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं। अगला क्या है, रक्षा हार्डवेयर की निम्नलिखित मदों में से किसका विनिर्माण भारत में किया जाता है? जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो भारत में किया जाता है। क्या होगा पहला, Su-30 MKI लड़ाकू विमान। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ भारत में बनाया जाता है। आपको बताऊं कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके पास लाइसेंस है, रशिया ने लाइसेंस दिया हुआ है और उसी के बारे में मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। अभी कुछ वक्त पहले की बात है जब
इसके लिए जो है ना इंजन वगैरह उसकी जो डील होनी थी रशिया से उसको लेकर, ठीक है। तो ये तो हो गया सही। दूसरा क्या है, T90 MKI जो टैंक है उसके बारे में। तो T90 जो है ना वो भी भारत में बनाया जाता है, हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवाडी में है, वो इसका निर्माण करता है। तीसरा क्या, अकुला श्रेणी का पनडुब्बी भारत में बनता है। एक्चुअल में नहीं, ये भारत में नहीं बनता है। भारत ने क्या है ना रशिया से लीज पर लिया हुआ है, ठीक है, ये पनडुब्बी जो है ना वो, ठीक है, परमाणु पनडुब्बी तो लीज पर लेता है, लेकिन भारत में निर्माण इसका इस श्रेणी का नहीं हुआ है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो एक तो ये 1 और 2 जो ना वो सही है, तो 1 और 2 यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, अभी क्या है, बहुपक्षीय सहयोग मंचों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला क्या है, पहला ही है कोलंबो प्रोसेस के बारे में। और ये देखिए, भारत को जो ना वो अध्यक्षता मिली थी, भारत अध्यक्ष है कोलंबो प्रोसेस का, चुना गया था 2024 से 26 के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रश्न की कथन है, कोलंबो प्रोसेस एक क्षेत्रीय परामर्शदात्री प्रक्रिया है जिसमें सदस्य देशों जो है ना वो सर्वसम्मति से बाध्यकारी निर्णय लेते हैं। नहीं, बाध्यकारी की तो बात ही नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। ये स्वैच्छिक है और गैर बाध्यकारी जो है ना वो ये चीज़ है कोलंबो प्रोसेस, ओके। दूसरा क्या है, आबू धाबी संवाद यानी आबू धाबी डायलॉग, संविदा श्रमिकों के क्षेत्रीय सहयोग को बेहतर बनाने के लिए श्रमिकों के मूल स्थान और गंतव्य स्थान से जुड़े हुए एशियाई देशों के बीच में एक स्वैच्छिक गैर बाध्यकारी है ये परामर्श मंच है। तो बिल्कुल सही बात है, ये एक्चुअल में सही है, ये गलत था। एक पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रस्ताव के अनुसार सृजित प्रवासन और विकास के लिए वैश्विक मंच यानी ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, ये स्वैच्छिक मंच है जिसके निर्णय बाध्यकारी रूप से नहीं है। हाँ, ये भी एक सही बात है। ये सब जो है ना वो माइग्रेशन से रिलेटेड है, जो श्रमिक जाते हैं, जो कामगार जाते हैं दूसरे देशों में, उन सब से रिलेटेड ये सब कुछ है। तो एक्चुअल में ये क्या कहेंगे हम, 2 और ये 3, ये जो है ना दोनों ये सही कहेंगे हम, ठीक है। तो 2 और 3 कहाँ पर है, ये सी वाला जो है ना वो सही आंसर कहलाएगा। क्लियर होगी बात। चले अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसकी बात हो रही है कि जब विस्तार दिया गया था ना इसको, उस दौरान मैंने इसके बारे में इन डेप्थ में बताया था बहुत कुछ, और उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्या है, इसके कार्यान्वयन की अवधि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 है। तो देखिए ना इसका आप 2026, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, पहला वाला जो कथन है ना वो एक्चुअल में ये जो है ना वो 2022 में शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2022 में, 21 में शुरू नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन है ये 2026 तक के लिए निर्धारित की गई थी। और इसमें ये मैं बता रहा हूँ 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ इसको रखा गया था, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में कथन में क्या है 2021 बताया गया, तो ये एक्चुअल में ये गलत होगा। तो दिमाग लगाने की बात यहाँ पर है। कथन दूसरा क्या है, संशोधन RGSA उसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायती राज संस्थानों के शासन क्षमताओं का विकसित करना है। बिल्कुल सही बात है, इसका उद्देश्य यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, और भारत सरकार ने भी उसको अपनाया हुआ है, तो उसको ग्रामीण व्यवस्था के स्तर तक, जो पंचायती राज व्यवस्था है वहाँ तक गवर्नेंस जो कैपेबिलिटीज़ है उसको मजबूत करना, ये सब चीज़ों के लिए किया गया है। तो ये सही बात है। तीसरा क्या है, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संशोधन RGSA हेतु केंद्रीय वित्त पोषण का हिस्सा 100% है, ये गलत है, ठीक है। तो इसके लिए 100% नहीं है, बल्कि पैटर्न किया गया, मतलब सामान्य जो राज्य हैं वो 60 फिर 40, यानी 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार ये खर्च करेगी। जबकि पहाड़ी और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसके लिए फ़र्क है, उसमें क्या है केंद्र सरकार 90% और 10% वहाँ के राज्य खर्च करेंगे। तो
ये जो है ना वो ये गलत हो जाता, तो इसमें केवल 2 जो है ना वो सही आंसर होगा। और केवल 2 यानी 2 कहाँ पर है, केवल 2, ये बी वाला जो है ना वो सही आंसर होगा, केवल 2। यूपीएससी का आप एनालिसिस देख रहे हैं करंट फोर्स का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। और ये अभी जनवरी की बात है, उस दौरान मैंने बताया था 26 जनवरी में जो भारत में ईयू के यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय आयोग के दोनों के जो चीफ भारत में आए थे ना, उर्सुला वॉन डर लियन और एक और, तो फिर उस दौरान मैंने इस पूरे यूरोपीय संघ के बारे में इन डेप्थ में बताया था। ठीक है, तो क्या बताया था, अच्छा इसमें प्रश्न देखिए आप यहाँ पर, बेलारूस नहीं है, पोलैंड है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड नहीं है, बेलारूस भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, पोलैंड और जर्मनी, यानी 2 और 3 जो है ना वो सही आंसर होगा। अब ये देखिए, आप सोचेंगे कि हम क्या जितने देश हैं यूरोपीय यूनियन में, क्या हम उन सब के नाम याद रखेंगे। देखिए इन सब चीज़ों को कैसे याद रखा जा सकता है, अलग अलग घटनाओं के जरिए। आपको याद होगा जब मैंने बताया था आपको कि स्विट्जरलैंड, लिंकनस्टेनटाइन एक नाम का देश है, और एक और देश वो गैर यूरोपीय यूनियन देश है जिसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। ये लागू हुआ है, पिछले साल ही लागू हुआ है। ठीक है, तो वो जो पूरा था, तो उससे आप अगर वो याद रहेगा आपको तो पता रहेगा कि हाँ स्विट्जरलैंड नहीं है इसका मेंबर यूरोपीय यूनियन का, बेलारूस वो नहीं ही है। ठीक है, तो ये अगर मैपिंग को चीज़ों को देख के आप ध्यान रखेंगे तो फिर आप, बेलारूस जो है ना वो ये वाला है, यहाँ पर जो है ना वो बेलारूस है, तो वो नहीं है। ठीक है, स्विट्जरलैंड इस तरफ है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड, तो वो भी मेंबर नहीं है, अभी आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इसको थोड़ा मैपिंग से भी समझने की ज़रूरत होती है, जो मैं बताता हूँ ना उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन जो है ना वो देखिएगा यहाँ पर, क्या है, जनवरी 2026 में जर्मनी के जो चांसलर हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे, और इसके आउटकम के संबंध में निम्नलिखित हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसने ठीक से नहीं पढ़ा प्रश्न वो गलत कर देगा। यहाँ का कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें बताना है कि सही कौन सा नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके तमाम जो कथन है उन सबको देखते हैं। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, पहला कथन है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता ज्ञापन पर, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। अब हमें अपने लिए जानना है कि ये सही है कि एक्चुअल में नहीं है। तो देखिए ये जो है ना वो नहीं है, सही नहीं है। सही नहीं कैसे है, तो देखिए हुआ ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना वो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, इसके अलावा जर्मनी की जो शरीटे यूनिवर्सिटी है उसके साथ आयुर्वेद के रिसर्च के लिए समझौता हुआ था। ये हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के साथ नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन आप देखिए, हॉकी इंडिया और जर्मनी हॉकी फेडरेशन के बीच में युवा हॉकी के विकास पर समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया गया। हाँ ये सही बात है, ये इन्हीं दोनों पर किया गया था। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा है भारत प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय संवाद तंत्र की स्थापना, ये भी सही बात है। ठीक है, डायलॉग होगा भारत और प्रशांत क्षेत्र को लेकर। लखनऊ में चौथा जो कथन है, लखनऊ में जर्मनी के मानद वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन, एक्चुअल में नहीं, लखनऊ में नहीं हुआ था ये, बल्कि अहमदाबाद में किया गया था। ये मानद था, मतलब इसको कहिए कि ऑनरेडी काउंसलेट का दर्जा दिया गया था। ऑनरेडी, जिससे ऑनरेडी डिग्रियां दी जाती है ना, जो एक्चुअल में होती नहीं है लेकिन ऑनरेडी दी जाती है। ऐसे ही गुजरात के एक उद्योगपति हैं, उनका नाम है अभय मंगलदास, हाँ, तो उनको मानद काउंसिल नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो लखनऊ में नहीं बल्कि अहमदाबाद में, तो ये हो गया गलत। अब इसमें क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1 सही नहीं है और 4 सही नहीं है, तो 1 और 4 यानी ये बी वाला जो है ना वो सही आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर आप, भारत के स्वदेशी नवीन उच्च रेजोल्यूशन मौसम मॉडल भारत पूर्वानुमान प्रणाली, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन
सही हैं। अब इसमें ये आप ये देखिए, अच्छा ये मौसम से रिलेटेड जो ना वो पूरा जो चीज़ हुआ है उसके बारे में एक एक चीज़, जैसे ये IITM, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। कथन देखिए, इसका उद्देश्य पंचायत समूह स्तर के तौर पर पूर्वानुमान को सृजित करना है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये दरअसल हुआ क्या था, केरल में एक घटना हुई थी ना, पूरा पहाड़, बारिश इतनी हुई कि पूरा पहाड़ ही बह गया और गांव के गांव बह गए थे। उसी के बाद से इस सब चीज़ों पर जो है ना ज़्यादा ध्यान दिया गया, हालांकि प्लानिंग पहले से चल रही थी। दूसरा क्या है, इसे IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया? नहीं, IIT दिल्ली नहीं, IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, उसके द्वारा ये जो है ना वो बनाया गया है ये वाला। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ना ये ऑप्शन यहाँ पर मैं बता भी रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो, हाँ ये दो हो गया, तो एक जो है ना केवल एक, ये सही आंसर होगा, केवल एक यहाँ पर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ओके। और शार्प लर्निंग पर बैचेज भी चल रहे हैं करंट अफेयर्स के स्पेशली। अगला क्वेश्चन लिखिए, फिल्म बूम को लेकर है, और ये देखिए बोंग इसके बारे में है। तो इस निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को ये कहा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन क्या है, हाल ही में इस फिल्म ने बाल एवं परिवार फिल्म कैटेगरी में बाफ्टा पुरस्कार जीता है। बाल एवं परिवार फिल्म, बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो क्वेश्चन था ना यहाँ पर अभी अभी आ जाएगा, उसमें यही था, बाल एवं परिवार वाला। अच्छा ठीक है, बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली कैटेगरी में ये अवार्ड जो है वो जीता गया है। ठीक है, ये देखिए चिल्ड्रंस एंड फैमिली कैटेगरी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगला है कि इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ही किया है। और अभी जो देख रहे थे ना फरहान अख्तर के साथ जो एक थी मैडम, तो वो यही थी, लक्ष्मी प्रिया देवी थी। ठीक है, अभी फोटो दिखेगा आपको, ये वाले पीछे जो है वो, ओके, निर्देशन इन्होंने किया है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि बाल परिवार फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली है पहली भारतीय फिल्म है। ये भी जो है ना वो सही है, इस कैटेगरी में जीतने वाली पहली फिल्म बनी है। तीनों कथन तीनों का तीनों वो सही है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, 1 2 3, ये जो है ना तीनों, ये सही आंसर यहाँ पर होगा ए वाला। ठीक है, तो ये देखिए सर्वश्रेष्ठ, ये वही सेम का सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, और ये देखिए कि बहुआयामी यानी MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, उस पर ये प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला है। और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्या क्या जो चीज़ें हैं वेटेज होते हैं वो सब के बारे में। प्रश्न है कि MPI का जो परिकलन फोस्टर पद्धति से किया जाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये अगर हम कहेंगे कि इसका आकलन जो है ना वो बिल्कुल इसी के ज़रिए किया जाता है। और भारत में नीति आयोग भी अपना जो नेशनल MPI है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, उसको तैयार करने के लिए इसी मैथमेटिकल और साइंटिफिक जो पद्धति है उसको अपनाता है। ठीक है, तो ये पहला वाला सही है। दूसरा है नीति आयोग द्वारा परिकल्पित किए जाने वाले MPI में कुल 12 संकेत है। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 जो है ना ये ही संकेतक हैं, यहाँ पर डिटेल दिया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया सही। नीति आयोग के MPI और संयुक्त राष्ट्र यानी UNDP के MPI में मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता संकेतक हैं। तो एक्चुअल में नीति आयोग वाले में तो है जो अभी देखेंगे, लेकिन UNDP वाले में नहीं है। तो इसी जो तीसरा जो कथन है ना वो ये गलत हो जाता है। UNDP वाले में 10 ही ये वेटेज है, 10 ही कैटेगरी है। ठीक है, और इसमें जो है ना वो संकेतक है 10 ही, लेकिन नीति आयोग वाले में वो 12 है। तो इसमें 1 और 2 जो ना वो सही है, केवल 1 और 2, ये ए वाला जो ऑप्शन है ना ये सही हो जाएगा यहाँ पर UPSC में एग्जामिनेशन में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कठिन भी है प्रश्न, बिल्कुल आसान नहीं है ये, और सबके चकरा गए, दिमाग तो घूम गए थे। और जिसने जम के पढ़ा है ना, करंट अफेयर्स में यही दिक्कत होती है, बच्चे जो है ना वो समझते हैं कि करंट अफेयर्स क्या है, वो तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, हम अखबार पढ़ लेंगे और
बस महीने भर पढ़ लेंगे एग्जामिनेशन से पहले और मेरा क्लियर हो जाएगा। यहीं पर चूक होती है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स डेली पढ़ने की चीज़ है, ठीक है, एक दिन पढ़ने की चीज़ नहीं है, डेली पढ़ने की चीज़ है। डेली आप अखबार भी पढ़िए और डेली के डेली आप स्पेशलिस्ट से, चाहे मुझसे या किसी और से, जो भी स्पेशलिस्ट हैं जो सही तरीके से आपको बता सकें, वहाँ पर टेस्ट दे सकें, तो उस चीज़ों को पढ़िए। आप देख रहे हैं ना, करीब 40 से 45% केवल करंट अफेयर्स ही आ रहा है, कितना बड़ा वेटेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या बात हो रही है, रेयर अर्थ मेटल्स की बात हो रही है। और रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में एक एक पॉइंट दे रहा हूँ मैं। ये देखिए 17 जो दुर्लभ मेटल्स हैं रेयर अर्थ, उन सब की पूरी लिस्ट है, और उसका क्या काम होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सब समझाया था मैंने। अब ये देखिए, ये क्या है कि इसके बारे में जो महत्वपूर्ण खनिज है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये एआई, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष अन्वेषण सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी इनोवेशन में दुर्लभ यानी रेयर अर्थ मेटल की व्यापक उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, ये बताया गया, बिल्कुल सही बात है। रेयर अर्थ मेटल्स के खनन में चीन की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, उसके बाद भारत की हिस्सेदारी है। चीन तो नंबर 1 है, ठीक है, ये देख रहे हैं, लेकिन भारत तो उसके बाद नहीं है। उसके बाद जो है ना कई और देश हैं, ठीक है, जैसे अगर अमेरिका कहिए, ऑस्ट्रेलिया कहिए, तो वहाँ पर भारत से भी अधिक चीज़ें होती हैं। भारत में कुछ जगहों पर तो पता चला है, जैसे जम्मू कश्मीर में पता चला है, और भी कई जगहों पर पता चला है रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। लेकिन अभी हम ना बहुत ज़्यादा खनन कर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, हमको पहचानने की भी टेक्नोलॉजी हमें बाहर से जो है ना वो लेनी पड़ रही है। इस पर रिसर्च चल रहा है भारत में, इसलिए हम भारत में पिछड़े हुए हैं। एक्चुअली पता नहीं है कि हमारे पास कितना रेयर अर्थ मेटल है, बस ये मानते हैं कि बहुत सारा है। लेकिन अगर ज्ञात चीज़ों में देखेंगे तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वो भारत से आगे है, हालांकि चीन से पीछे है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, भारत सरकार के ने महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए मजबूत ढांचा स्थापित करने हेतु वर्ष 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM उसका आरंभ किया है, यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, उसके इसको किया गया। तो बिल्कुल ये सही बात है, जो 3 है ना वो सही है। चौथा क्या है कि दुर्लभ मृदा तत्व 13 घनित्व तत्वों का एक समुच्चय है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 13 ही मेटल्स हैं और रेयर अर्थ मेटल, जबकि क्या है वो 17 है। यहाँ पर देखना 17 दुर्लभ अर्थ मेटल्स और उपयोग, तो ये जो है ना वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, 1 सही है और 3 सही है, तो केवल 1 यानी ये वाला जो ए जो है ना वो सही होगा। आप देखिए कि ये उसी के बारे में पूरा जिक्र यहाँ पर चल रहा था। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक्स, अब ये अजीब सा क्वेश्चन दे दिया था, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन दे दिया था, और मुझे लगता है कि 99% बच्चे ना उन्होंने छोड़ दिया होगा, या फिर हो सकता है कि तुक्का मार दिया होगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है कि एक्स का जन्म यूके में हुआ, उन्हें 2025 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई तब एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। एक्स का पहचानिए। अब ये कौन है, अब तो इसको कैसे जानेंगे आप। दरअसल अब तक कोई भी व्यक्ति पढ़ता था ना कन्फर्स, तो वो देखता था कि नोबेल प्राइज किसको मिला है और किस लिए मिला है। मुख्य तौर पर 2 ही चीज़ों को ध्यान देता है इनमें, ठीक है, और जिसके लिए मिला है वो क्या रिसर्च हुआ है। यहां पर क्या पूछा है कि उनका जन्म जो है ना उनका जन्म यूके में हुआ है। तो इसमें क्या आंसर होगा, इसमें जो आंसर होगा एक्चुअल में वो होगा जॉन क्लार्क, ठीक है, जॉन क्लार्क, ये सी वाला आंसर सही होगा। इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, कैम्ब्रिज में हुआ था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला 2025 में, और क्यों मिला, तो मैक्रोस्कोपिक जो क्वांटम घटना है उसके लिए इनको दिया गया था। इलेक्ट्रिकल जो सर्किट में जो एनर्जी का जो क्वांटाइजेशन वो जो होता है ना, उसके लिए संयुक्त रूप से इनको दिया गया था। 2 और वैज्ञानिक थे, उनको भी दिया गया था। अब आप कहेंगे कि क्या मैंने ये बताया था कि ये यूके में थे, क्या उनका जन्म हुआ था। अब ये देखिए आ रहा है,
जो हमारा पीडीएफ है ना उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, और ये हम वेबसाइट पे भी डालते हैं। ये 8 अक्टूबर 2025 की खबर है, और इसमें ये देखिए जॉन क्लार्क यूनाइटेड किंगडम ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक्चुअल में कहाँ के हैं, ठीक है, और कहाँ पर आगे और भी है कि कहाँ के वो प्रोफेसर हैं, किस जगह पर, ठीक है, सबके बारे में दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से ये आंसर जो है ना जॉन क्लार्क जो है ना वो सही होगा यहाँ पर। तो मतलब ये है कि मतलब इसमें क्या कहा जाए, कुछ भी कहा जा सकता है, मतलब थोड़ा अटपटा सा भी पूछा है ना एग्जामिनेशन में, कुछ लोग गलत भी करेंगे तो छटेंगे कैसे, इसी तरीके से तो छटेंगे। तो इसलिए एक एक चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब चकरा गए इस पर। तो कई लोगों ने अलग अलग वीडियोस भी बनाए हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन एक्चुअल में जो पढ़ेगा ना वो हो सकता है करे, और जो डेली पढ़ेगा वही कर पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्या है, सेमीकंडक्टर के बारे में ये प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अब ये पूछा है कि जो हाल फिलहाल में 2-4 सालों में कहाँ पर किस कंपनी का प्लांट जो है वो लगा है, ठीक है, ये इसके बारे में पूछा गया है। तो क्या क्या है एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो जो सीजी पावर है, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन है, प्राइवेट रेसो स्पास इलेक्ट्रिक है, ये मतलब हर 2-3 महीने में एक बार इन कंपनियों के बारे में एक आध बार, या किसी और कंपनी के बारे में एक आध बार जिक्र आता ही है करंट अफेयर्स में, ठीक है। एक्चुअल में ये गुजरात में है, ये बात सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, टाटा सेमीकंडक्टर जो असेंबली और टेस्टिंग है प्राइवेट लिमिटेड, वो असम में स्थापित किया जा रहा है, वो सही है। HCL फॉक्सकॉन जॉइंट ये वेंचर मध्य प्रदेश में नहीं है, एक्चुअल में ये जो है ना वो मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि इसको जो है ना वो नोएडा उत्तर प्रदेश में जेवर जो क्षेत्र है ना, जेवर में जो एयरपोर्ट बना है उसी के पास में ये फॉक्सकॉन और HCL ने मिलकर जॉइंट वेंचर किया है। ये एक्चुअल में गलत हो जाता है। डी वाला जो है ना वो आप देख लीजिए, ये क्या है, 6M प्राइवेट लिमिटेड, ये ओडिशा में, ये सही होगा। तो इसमें इसका ऑप्शन कहाँ गया, ओए, तो आप देख लीजिए ए और जो डी है ना वो सही होगा, ए और डी इसमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन का हिस्सा ही हट गया है इसमें, तो इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, और एक एक कंपनी का याद रखना बड़ा मुश्किल बात है, ये बात तो सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है आपको ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या बात है, सागरमाला कार्यक्रम के बारे में ये बताया गया है। सागरमाला से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए ना, एक तो मत्स्ययान 600 वाला आया था, मैंने शुरू में बताया था, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिटेल के बारे में आ गया। क्या है, कथन सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य कम लागत प्रभावी संधारणीय तट अवसंरचना, मतलब तटीय जो क्षेत्र है ना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, और इस मतलब पत्तन आधारित पोत वगैरह से आधारित आर्थिक विकास को प्राप्त करना है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा क्या, सागरमाला कार्यक्रम की सफलता वैश्विक पत्तन रैंकिंग में सुधार के साथ तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग पोत परिवहन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि वो भी जो है ना वो होती है। तो हाँ, ये बात भी सही है। तीसरा क्या है, सागरमाला 2.0 का लक्ष्य जो ना भारत को आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047 के जो विजन है उसके अनुरूप वैश्विक समुद्री नवाचार केंद्र के रूप में, इनोवेशन सेंटर के रूप में ये बनाना है। तो ये भी जो है ना वो सही होगा। तो अब इसमें ये क्या क्या गया, अब दिमाग लगाने की बात है, ठीक है, ये भी तीनों सही है। अब कथन में के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 2 जो है ना कथन 1 की परिकल्पित रणनीति का प्रभावितता को अपुष्ट करता है। अब इसको क्या कहेंगे, एक्चुअल में क्या है ये, आप देखिए कि कथन 2 जो है ना वो क्या है कि हमें अपने पूरी जो व्यवस्था है उसमें हम रैंकिंग में सुधार लाएंगे। रैंकिंग में सुधार कैसे होगा, जब हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे ना, तो ये होगा। एक्चुअल में कथन 1 जो है ना वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कथन 1। और अगला क्या है, दूसरा क्या है, कथन 3 जो है ना कथन 1 के लक्ष्यों के भविष्य उन्मुखी नवाचार ढांचे के अंतः स्थापित करने के माध्यम से
विस्तारित करता है। जो दूसरा जो है ना उसको हम क्या कहेंगे इसमें अब, ठीक है। तो कथन एक ये भी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ठीक है। कथन तीन जो है ना वो एक के लक्ष्यों को, अब आप देखिए कि कथन तीन जो है ना वो हम विजन एक रखे हुए हैं कि हम नवाचार केंद्र बनाएंगे और इससे क्या होगा, हमारा विकास, आर्थिक विकास जो है ना वो बेहतर होगा। जो हमारा पत्तन से रिलेटेड है, यानी जो पोत परिवहन से रिलेटेड है वो, तो ये भी सही होगा। अगला क्या है, आधुनिक नवाचार के स्थान पर केवल पारंपरिक अवसंरचना केंद्रित होने के कारण कथन एक तीन का खंडन। हम तो आधुनिक इनोवेशन करने पर काम करेंगे ना, पारंपरिक अवसंरचना पर केंद्रित होने के कारण नहीं, ये गलत हो जाता है। तो केवल एक और दो जो है ना वो सही होगा, यानी बी जो है ना वो सही आंसर होगा। अब ये इसको आपका न समझ में आया तो फिर से इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा दिमाग चकराने वाले क्वेश्चंस भी डाले हैं, बहुत आसान भी क्वेश्चंस थे जो शुरुआत में मैंने दिखाते, और ये थोड़ा दिमाग लगाने वाले भी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में कई सारे क्वेश्चन दिखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूची एक सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग का उत्तर चुनिए। अब इसमें से इसमें चुनना है, ओके। तो ये मंगदेचू जो परियोजना है ना उसके बारे में मैंने बताया था, ये एक्चुअल में भूटान का है। जब गोलेपू परियोजना की जब जिक्र हुआ था ना पिछले साल की बात है, रेल लाइनों की बात है, इसी साल या पिछले साल की बात है, तो उस समय मैंने मंगदेचू पन बिजली परियोजना इसके बारे में बताया था। जब मैंने बताया था कि भारत और भूटान के बीच में जो संबंध हैं वो कितने प्रगाढ़ हैं और किन किन तरीकों से परियोजनाओं को ले जा रहे हैं, तो उसमें एक मंगदेचू बिजली परियोजना, इसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था भूटान के, ठीक है। अब दूसरा क्या है, स्टोर पैलेस का जीर्णोद्धार, रिस्टोरेशन। स्टोर पैलेस एक्चुअल में जो है ना वो अगर आप डेली पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि अफगानिस्तान में काबुल में है, और ये ऐतिहासिक एक पैलेस है, महल कह सकते हैं। तो उसको जो है ना वो बेहतर तकनीक से, भारत के सहयोग से उसको जो रिनोवेशन किया गया था, 2016 में उद्घाटन किया गया था एक्चुअल में। तो ये जो है ना वो अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो एक तो इसको कैसे आंसर देंगे, अगर आपको पूरा पता भी नहीं है ना तो वैसे मैं आगे बता दूंगा, लेकिन जैसे तीन है तो ए का तीन हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। बी का दो हो गया, ठीक है, तो बी का दो हो गया। एक्चुअल में ये वाला जो है ना वो सही आंसर होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, डिक ओवा जो जिला अस्पताल है वो कहाँ पर है, वो है श्रीलंका में। श्रीलंका के जो चाय बागान के श्रमिक हैं उनके लिए ये भारत ने डिक ओया आधुनिक जिला चिकित्सालय निर्माण कराया था। ये करीब 5-6 साल पहले की बात है, ठीक है। वहाँ बड़े पैमाने पर घर भी विकसित करवाए गए थे श्रीलंका में, ठीक है। आप देखिए ना कितने पुराने प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अगर आप कोई लोग जो है ना, कोई स्टूडेंट है वो सोचेगा कि हम 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे और उससे मेरा क्लियर हो जाएगा करंट अफेयर्स, बिल्कुल नहीं होगा। आपको 2-3 साल 4 साल के कंटेंट पढ़ने पड़ेंगे, और वो सब हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उस ISPCS के जो करंट अफेयर्स प्रोग्राम है उसमें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये भी एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है। अब देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड दिए जा रहे हैं, ठीक, और मैं करंट अफेयर्स में ये कोशिश करता हूँ एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं उसको कवर कराया जाए। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो रह गया था, मैं ये भी दावा नहीं करता हूँ कि 100% क्वेश्चंस मेरे UPSC में टकराए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, कुछ 1-2-3 प्रश्न जो है ना वो छूट भी सकते हैं, तो वो छूटे हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न टकराए हैं जो मैंने बताया आपको। अब इसमें क्या है, इसमें से ये जो गैबॉन जो हुलॉक गैबॉन जो वानर प्रजाति है उसके बारे में, ये 2023 के आसपास इसकी बहुत चर्चा हुई थी। उस समय मैंने हालांकि जिक्र किया था 2023 में। अभी करीब 10-15 या 20 दिन पहले इसकी चर्चा खबरों में आई है। खबर में ऐसे आई है कि खबर ये है कि वानर प्रजाति जो ना वो पूर्वोत्तर में जो एक पुल बना हुआ है उससे
बांग्लादेश और भारत में आना जाना होने लगा है। ठीक है, पुल के माध्यम से ये वानर प्रजाति जो है आगे आती जाती रहती है। अब इसमें क्या है, पूर्वोत्तर भारत में एक अभयारण्य में इस वानर जाति का घर है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति यानी IUCN की लाल रेड लिस्ट में लुप्त प्राय रूप में है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, उनके पास विशिष्ट बैकिएशन की क्षमता है, वो आसानी से पेड़ों के बीच में झूल सकते हैं, वो झूल झूल के चलते हैं। ठीक है, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, गोरिल्ला की तरह मजबूती से चलते हैं। गोरिल्ला की भांति वो मजबूत और स्थूली होते हैं, तथापि वे असाधारण रूप से फुर्तीले वृक्षारोही होते हैं। अब पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं गोरिल्ला की तरह पूरी तरह से हैं मजबूत, लेकिन ये बैक्रिएशन की क्षमता उसमें आसानी से है, पेड़ों पर झूल सकते हैं। वो पूरी गोरिल्ला के भांति एक तरह से पूरी तरह से नहीं हो सकते, तो ये वाला गलत होगा। 1 और 2 जो ना वो सही होगा, तो 1 और 2 यानी बी जो है ना वो इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये NMSA यानी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, उसके अंतर्गत तो वर्षा संचित विकास क्षेत्र, उसके उद्देश्यों के निम्नलिखित में से कौन से हैं? इन उद्देश्यों के बारे में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके तहत जो RAD होता है यानी रिफाइंड एरिया डेवलपमेंट, उसके पहल से रिलेटेड है ये। ठीक है, रिफाइंड एरिया डेवलपमेंट में क्या होता है, खास क्षेत्रों को जो ना उसको वहाँ पर फसल को लेकर काफ़ी काम कराया जाता है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, वर्षा संचित क्षेत्रों में एक धान्य कृषि उसको प्रोत्साहन करना है? नहीं, बल्कि बहुत सारी फसलों को विविधता पूर्वक लाएं ताकि टिकाऊ एग्रीकल्चर प्रणाली प्रोत्साहित हो सके। इसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, ये क्या है कि कई जगहों पर जो खेत हैं वहाँ पर एक ही फसल हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है, वो जमीन जो है ना वो मतलब उसका उपयोग कम हो रहा है, और चूंकि एक ही फसल लग रही है हर बार, तो उसके पोषक तत्व जो है ना वो उसमें क्षरण हो रहा है, उसमें कमी हो रही है। इसलिए सरकार ने इसके तहत क्या किया हुआ है कि हम अलग अलग फसल लगाते रहें पूरे साल में, ताकि उस भूमि का उपयोग भी हो सके, उससे लागत बेहतरीन ढंग से जो लागत हो रही है तो फायदा भी हो सके किसानों को। ठीक है, तो एक धान्य जो है ना वो प्रोत्साहित करना, ये एक्चुअल में अगर हम कहेंगे तो वो गलत है। ठीक है, तो वो क्रॉस हो जाएगा। दूसरा क्या, सिंचित क्षेत्र में धान की खेती को बढ़ावा देना, विशेष रूप से धान के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि सभी फसलों के लिए बनाया गया है, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या है, IFS यानी एकीकृत एग्रीकल्चर जो प्रणालियां हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, उसके माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना और सुधार करना, जलवायु जोखिम को कम करना। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में ये सही, केवल 3 जो है ना वो सही आंसर होगा। जिन लोगों ने डेली का करंट अफेयर्स देखा होगा, जो वीकली पढ़ते होंगे और मंथली जो PDF देखते होंगे, उनको याद आ रहा होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने बताया था कैसे। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुंगुराहु ज्वालामुखी किस वर्ष 2025 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक भू उद्यान जियो पार्क घोषित किया गया? निम्नलिखित में से किस देश में है? एक्चुअल मैं बताऊं कि ये मेरे सामने आया था, लेकिन इसको मैंने मिस कर दिया था। एक्चुअल में हुआ यूँ कि कई देशों के जो किए गए, तो अक्सर एग्जामिनेशन में क्या होता रहा है कि जो भारत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना यूनेस्को की, वो ज़्यादा पूछी जाती नहीं है, तो ये मिस हो गया था। लेकिन ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इक्वाडोर, ये वाला जो है ना वो सही होगा। ये जो काफ़ी पॉपुलर है, विश्व ग्लोबल जियो पार्क के रूप में इसको घोषित किया गया था 2025 में, पिछले साल की ही बात है, वो सामने आया था बात। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन मतलब ऐसे ऐसे इस बार पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जिसकी मतलब उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत सारे उसमें से मैंने पढ़ाया भी था। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम प्राण विवो प्रमाणित वोन और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन REDD परियोजना है? 3 में से कौन सा है? इसका क्या हम लिखेंगे, इसमें ऑप्शन में देखेंगे हम, तो इसमें जो है ना वो देखेंगे आपको ये उत्तराखंड परियोजना, एक्चुअली में केवल उत्तराखंड हम नहीं कहेंगे, उत्तर पूर्वी
जो हिमालय है वहाँ पर जो है परियोजना चल रही है, खासी पहाड़ी समुदाय परियोजना, सिक्किम मामलों में परियोजना, इसमें हम उत्तर पूर्वी जो हिमालय है वो सही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क कनेक्टिविटी परियोजना है और भारत और आसियान सदस्य के बीच में सहयोग है। आसियान से संबंधित चीज़ें जो ना वो तकरीबन 2-3 महीने में एक बार तो होती हैं, ठीक है। उस वक्त बहुत सारी जिक्र किया जाता है आसियान के बारे में। अब इसमें क्या किया ना, आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता था कि आसियान से अभी क्या मीटिंग हुई है, उसमें क्या चीज़ें हुई हैं, उन सब से रिलेटेड पूछा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ दिया गया उससे रिलेटेड कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इनमें से कौन सा जो ना वो भारत आसियान सदस्यों के बीच में ये है। अब इसमें से क्या कहेंगे हम, तो ये जो कालदान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, तो ये एक्चुअल में है, ये भारत और म्यांमार के बीच में है। चूँकि म्यांमार जो है ना वो आसियान का मेंबर है और भारत आसियान सहयोग के अंतर्गत आता है, इसलिए हम ये इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है IMT ट्राइलेटरल हाईवे। अब ये हाईवे कहाँ पर है, तो ये इंडिया म्यांमार थाईलैंड ये त्रिपक्षीय राजमार्ग जो है ना इसको लेकर काम चल रहा है। ओके, तो आप देखिए म्यांमार और थाईलैंड दोनों आसियान मेंबर हैं, तो इस तरीके से मणिपुर से होते हुए और एक रोड जो है ना वो बनाया जा रहा है थाईलैंड को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तीसरा क्या है, अगरतला अखाउर रेल लाइन। ये जो रेल लाइन हो गया वो बांग्लादेश में हो गया, ठीक है। और बांग्लादेश जो है ना वो आसियान का मेंबर नहीं है, ठीक है। वो सार्क का मेंबर तो है लेकिन आसियान का मेंबर नहीं है, तो इसलिए इसके अंतर्गत नहीं आएगा आसियान के अंतर्गत, तो ये वाला गलत हो जाएगा 3। तो 1 और 2 जो ना वो सही है, यानी ए वाला जो ना वो सही आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के द्वारा ने बम निरोधक प्रणाली के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय मानक जो है ना वो बनाया है। तो प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन जो है ना वो मतलब बहुत कठिन बताया जा रहा है, ओके। और आमतौर पे क्या होता है कि इस तरह के जब सर्टिफिकेशन मिलते हैं तो छोड़ देते हैं कि नहीं ये क्या पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ इस बार यही पूछ दिया गया है। यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल दिमाग घुमा दिए हैं बच्चों के, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि नए मानक को ये इसके रूप में जो है जाना जाएगा IS 19445 2025, बिल्कुल सही बात है। इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच में जो इंटरपोर्टेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट उसका सुधार होगा इसके ज़रिए, बिल्कुल सही बात है। फिर है DRDO के TBRL उसके द्वारा ये रशियन इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया, नहीं ये DRDO ने खुद विकसित किया है, ठीक है। तो 3 वाला आंसर गलत हो जाता तो 1 और 2, केवल 1 और 2 यानी C जो है ना वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संगठनों एजेंसियों पर विचार किया जाए। अब ये इस पर विचार करने को कहा गया कि, और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। अब इन सब के बारे में क्या पूछा गया है, इन सब के बारे में ये पूछा गया है कि ये बताइए कि इनमें से किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब नोबेल पुरस्कार मिला है तो अब यहाँ पर जो है ना वो चीज़ें थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे हम, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, उसको केवल एक ही बार मिला था, 2020 में मिला था, भूख से लड़ने के लिए ये शांति पुरस्कार दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, तो ये एक बार मिला इसे। फिर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, अब इसको भी एक ही बार मिला है, लेकिन कब मिला है, 1965 में मिला है। मतलब आप सोचिए कि 65 का मतलब कौन याद रखेगा कि नोबेल प्राइज मिला था। 2-3 साल का नोबेल प्राइज लोग याद रखते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टफ ये चीज़ दे दिया। अब ये भी एक है, अब ये क्या यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, इसमें अब ये जो तीसरा वाला है इसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। पहली बार 1954 में
मिला था और दूसरी बार 1981 में मिला था। ठीक है, ये है 2 बार। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको एक ही बार मिला है, 1969 में, हाँ 1969 में मिला है। तो इसमें 3 जो है ना वो, यानी सी वाला जो है ना वो सही आंसर हो जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, तो ये थोड़ा कठिन है, ये मामला जो है ना वो कठिन है, क्योंकि आप किसी चीज़ की कोई हद भी हो तो होती ना। अब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो अब इतना लंबा तो मुश्किल है ना कि कब की बात है, या कई दशकों पहले जो नोबेल प्राइज़ मिला था उसके बारे में पूछा गया है। लेकिन फिर भी जो कट ऑफ है ना वो लो करने के लिए और लोगों को छांटने के लिए इस तरह के सवाल यूपीएससी लेता है। अब आप देखिए बिम्स्टेक के बारे में ये बताएगा। बिम्स्टेक के बारे में तो हर तीन महीने में एक आध क्वेश्चंस तो आते ही हैं इससे रिलेटेड, मतलब कुछ ना कुछ घटना होती ही रहती है। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक के बारे में पूछा गया है कि जो उसके सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है। जैसे ए वाला जो है ना, ये देखिए बिम्स्टेक सांस्कृतिक उद्योग प्रशिक्षणशाला ऑब्जर्वेटरी जो बिम्स्टेक की है, तो वो कहाँ पर है। तो ये जो है ना वो कोलंबो में स्थित है ये। ठीक है, दूसरा क्या है, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र, ये कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में है। ठीक है, ये खोला गया था बेंगलुरु में। और सी का फिर मौसम और जलवायु के लिए जो बिम्स्टेक केंद्र है वो कहाँ पर है, वो नोएडा में खोला गया था। ठीक है, और फिर ये तो आ जाता है थिम्पू में। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर आप देख लीजिए। अब ए का 3 है, ए का 3 है। अब ये देखिए कि ए में भी 3 है और बी में भी 3 है। अब दूसरे बी का 2 है, तो बी का 2 है। सीधे आप आंख मूंद कर 2 में से ही आप समझ लीजिए कि ये सही होगा। ठीक है, तो ए वाला जो ना एक्चुअल में ये सही होगा। ट्रिक भी होता है इस तरह के, जब सवाल आए ना तो आपको यहाँ पर देख लीजिए आप कॉन्फिडेंस किस में है ये याद रखिएगा। अगर आपको पूरा भी नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस किस में है। ए वाला जो है वो, यानी ये कोलंबो में है तो 3 हो गया, और एक और भी अगर है आपको याद में कोई भी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ये पिछले साल की बात है, मई की ही बात है। मझीन जाम जो इंटरनेशनल समुद्र पतन है, जो केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स उसके द्वारा ये बनाया गया है, इंटरनेशनल शिप पोर्ट बनाया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा पूछी गई है। कथन क्या है, तटीय पोत परिवहन पर निर्भरता को कम करने, इसके बारे में भी काफ़ी जिक्र हुआ था। और इसके बारे में ऐसा कम ही लोग होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, तटीय पोत परिवहन पर निर्भरता को कम करने और विदेशी सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए केवल एक घरेलू कार्गो केंद्र के रूप में कार्य करेगा। नहीं भाई, ये तो विदेशों के लिए है कि हम जो श्रीलंका के जो वहाँ रुकते हैं और फिर आगे जो रुकते हैं थाईलैंड वगैरह में शिप, तो उसको एक सेंटर मिल जाए जहाँ पर रुक सके और जहाँ पर रसद वगैरह जहाज ले सकें। तो उसके लिए केवल घरेलू के लिए नहीं है, तो इस तरह से ये गलत हो जाता है। दूसरा क्या है ऑप्शन, यह मुख्तरा यात्री क्रूज पर्यटन विरासत पोत परिवहन केंद्रित करते हुए विशाल, एक्चुअल में ये नहीं है, क्रूज को लेकर नहीं है, बल्कि जो बड़े बड़े शिप हैं जैसे टैंकर है वो जा रहा है। ठीक है, बड़े बड़े मालवाहक जहाज हैं वो उधर रेड सी से आए हैं, उनको कहीं रुकना है, तो उसके लिए ये बनाया गया। तीसरा क्या है, अपने प्राकृतिक गहराई डीप वाटर और रणनीतिक अवस्थाना, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका लाभ उठाते हुए, स्थिति का लाभ उठाते हुए ये ट्रांसशिपमेंट, विदेशी ट्रांसशिपमेंट के पर निर्भरता कम करने या राजस्व बढ़ाने के लिए किया गया है। तो ये सही बात है। तो तीसरा जो ना वो सही आंसर होगा, डी वाला जो ना वो सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं आपकी, भारत को पड़ोसी देश से जोड़ने वाली नदी सेतुओं के बारे में, यानी पुल के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है कि फेनी नदी पर निर्मित मैत्री सेतु भारत के रामगढ़ को बांग्लादेश के सबरूम से जोड़ता है। एक्चुअल में ना जो जगह का नाम है उसको पलट दिया गया है। सबरूम भारत में है, त्रिपुरा में। ठीक है, और रामगढ़ जो है ना बांग्लादेश में है। तो तथ्यात्मक रूप से मतलब ये गलत हो जाता है।
कैसे? जोड़ता तो है भारत को बांग्लादेश से, लेकिन भारत के सबरूम जो है ना वो जोड़ता है बांग्लादेश के रामगढ़ से, तो इसलिए ये जो कथन है वो गलत कहेंगे हम। ठीक है। दूसरा कथन क्या है? झूला घाट का झूला सेतु भारत को म्यांमार से जोड़ता है। नहीं नहीं, नेपाल से जोड़ता है। जो महाकाली नदी है ना, उसी पर, जो उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ जिले में है, तो उसको जोड़ता है वो। ठीक है, भारत नेपाल, तो इसलिए ये भी गलत होता है। मेची से, यहाँ पर मेची सेतु की बहुत जिक्र हुआ है यहाँ पर, इस जो खबर थी ना, ये कंटेंट बता रहा था उस दौरान। अभी प्रश्न भी देखने को मिलेगा। मेची सेतु और उसके पहुंच मार्ग भारत के पानी टंकी बाईपास को नेपाल के काकरविट्टा से जोड़ती है। कथन 3 ये बिल्कुल सही है। मेची नदी पर जो बना हुआ मेची सेतु है वो भारत के पानी टंकी बाईपास जो है ना उसी से कनेक्ट करता है, तो ये सही है। तो केवल 3 जो है ना वो सही आंसर होगा ये। ठीक है। तो इस तरह से करीब 40 से ज़्यादा, करीब 42 के आसपास जो है ना वो प्रश्न पूछे गए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 के प्रीलिम्स में। ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, आपके चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो, आपको झारखंड हो, उत्तराखंड हो, तो इन सब के लिए आप ये बैच ले सकते हैं। आईएसपीएसएस एडवांस्ड करंट अफेयर्स प्रोग्राम है ये। विशेष प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया है, लेटेस्ट। ठीक है, ये मई में। इससे पहले एक बैच चल रहा था आईएसपीसीएस बैच, उसी को अपग्रेड किया गया है। इसमें कुछ नई चीज़ें भी शामिल की गई हैं। इसमें क्या है कि संडे को स्पेशल क्लासेस हैं, कुछ देर के, कुछ घंटे के, और इसके अलावा इसमें जो पीडीएफ मिलेगा वो जिस तरह से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चंस जिस तरह से पूछे जाते हैं, आपको जो चीज़ें होती हैं, मैप बेस्ड हो गया, इसके अलावा जो स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, इस तरीके से चीज़ों को कराया जाएगा। ठीक है। 360 दिनों का ये प्रोग्राम होगा, और 2 साल या 3 साल कहिए, 3 साल पिछले भी आपको कंटेंट दिए जाएंगे इसमें। ठीक है। तो ये है, ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं अपने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और उसमें करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और ये बैच आप ज्वाइन कर पाएंगे शार्प लर्निंग ऐप के ज़रिए। गूगल प्ले पर मिल जाएगा शार्प लर्निंग, या फिर आप सन में प्रकाश भी सर्च कर लेंगे तो ये ऐप जो है ना वो आपको दिख जाएगा, शार्प लर्निंग का। ठीक है। तो इसी तरीके से देखते रहिए, और शानदार ढंग से, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अगर एग्जामिनेशन दिया है तो बेहतर हुआ होगा, नहीं तो अगली बार के लिए अभी से तैयारी में जुट जाइए। ठीक है। क्योंकि आमतौर पे 25 के आसपास तो क्वेश्चन होते थे, 22 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के दिए जाते थे यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, लेकिन इस बार 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, मतलब वेटेज लगातार बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके। तो ये बैचेज हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, बाय।